स्टूडेंट्स एसएचएम के इस लास्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन के बारे में। तो हमने अभी तक डैम्प्ड ऑसिलेशन को पढ़ा है, जिसमें हमने देखा कि अगर एक डैम्पिंग फोर्स प्रेजेंट होता है तो फिर हमारा एसएचएम का एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली रिड्यूस होने लगता है, टाइम के साथ कम होने लगता है और फाइनली सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो बंद हो जाता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कंटिन्यू रहे तो फिर उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो है फोर्स्ड ऑसिलेशन का ऑप्शन। कहने का मतलब ये है कि हम लोग इस केस में एक ऐसा फोर्स यूज करते हैं जो कि टाइम के साथ पीरियडिकली चेंज होता रहता है। तो कहने का मतलब है कि इन अ पर्टिकुलर situation, if apart from restoring force and damping force, a time dependent periodic force is also applied, then the motion is called forced or driven oscillation। हम लोग यहाँ पे ये मान रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम द रिस्टोरिंग फोर्स एंड द डैम्पिंग फोर्स एक और फोर्स है जो कि टाइम डिपेंडेंट है और जिसकी कोई पीरियोडिक टाइम पीरियड है। ऐसा एक फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ताकि हमें एक सस्टेनेबल एसएचएम मिल सके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स या ड्राइविंग फोर्स की बात कर रहे हैं, सो एफ डी स्टैंड्स फॉर द ड्राइविंग फोर्स और यही फोर्स एक पीरियडिक फोर्स है। सो इट इज़ अ ड्राइविंग फोर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी वी विल से कि हमारा जो ड्राइविंग फोर्स है वो एफ नॉट कॉस ओमेगा डी इंटू टी है। तो ये जो ओमेगा डी है ये हमारी ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी है। सो इट इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इन फैक्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स। तो अगर अब हम लोग इस सिचुएशन को एनालिटिकली एनालाइज करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो फोर्स है नेट फोर्स वो क्या क्या है। पहले तो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है, फिर हमारे पास डैम्पिंग फोर्स है और फिर हमारे पास एक ड्राइविंग फोर्स है। नेट फोर्स तो हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। रिस्टोरिंग फोर्स को हमने माइनस के एक्स कहा है, डैम्पिंग फोर्स हमारा माइनस बी वी है और ड्राइविंग फोर्स हमारा एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टाइम्स टी है। एक्सेलरेशन को हम लोग डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर कह सकते हैं और वेलोसिटी को हम डी एक्स बाई डी टी कह सकते हैं। अगर ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग यहाँ पे यूज कर लें तो फिर हमारा जो इक्वेशन है वो कैसे चेंज होता है इसको ज़रा देखते हैं।
तो एक्सेलरेशन की जगह ma में m इंटू d2x/dt² लिख रहे हैं माइनस kx माइनस v की जगह हम लोग dx/dt लिख सकते हैं प्लस हमारे पास है f0 cos ओमेगा d इंटू टी। तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे डील कर सकते हैं। और सबसे पहले तो स्टार्टिंग में जब हम लोग मोशन को स्टार्ट करते हैं तो कुछ देर तक तो मोशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसके बाद जो हमारा नेचुरल ऑसिलेशन होता है वो डाई आउट कर जाता है और इसके बाद हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए एक बहुत ही स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाता है। तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि आफ्टर नेचुरल ऑसिलेशन डाइज आउट हमारा जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा या मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हो जाएगा उसके लिए हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं कि x इक्वल टू a cos ओमेगा डी टी प्लस फाई। कहने का मतलब है कि जो हमारे ड्राइविंग फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है हमारे एसएचएम की भी वही फ्रीक्वेंसी मेंटेन होगी। और जहाँ तक बात है एम्पलीट्यूड का तो एम्पलीट्यूड के लिए हम लोग ये इक्वेशन दे सकते हैं। सो लेट्स राइट द इक्वेशन फॉर एम्पलीट्यूड। तो A इक्वल्स F0 over F0 over m square into ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर और पूरे डिनोमिनेटर के पावर हाफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा डी तो जैसा कि हम लोगों ने बताया कि ये ड्राइविंग फोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। कहने का मतलब कि ओमेगा जो है वो हमारा √k/m हो जाता है। और यहाँ पे जो दूसरी बात कहनी है मुझे b वो डैम्पिंग फोर्स का कांस्टेंट आता है। अभी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो हम इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट के बारे में भी बात कर सकते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास रिलेशन आया है x इक्वल्स a cos ओमेगा डी टी प्लस फाई, इसमें जो हमारा फाई आ रहा है इसके लिए भी हमें एक इक्वेशन चाहिए। तो चलिए इसके इक्वेशन की बात अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा जो tan फाई हो जाएगा वो माइनस v0 ओमेगा डी x0 हो जाता है, जिसमें v0 हमारा इनिशियल वेलोसिटी है यानी कि t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी होती है वो हो जाती है और x0 हमारा इनिशियल पोजीशन हो जाता है। सो इट इज़ आवर इनिशियल पोजीशन। तो इस तरीके से हमारा जो फोर्स्ड ऑसिलेशन हो रहा है या ड्रिवन ऑसिलेशन हो रहा है उसके बारे में हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। पोजीशन के बारे में बता सकते हैं, इनिशियल फेज के बारे में बता सकते हैं और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी के बारे में भी बता सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे दो केसेस अलग अलग डिस्कस करने हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट टू वेरी इंपॉर्टेंट केसेस इन फोर्स्ड ऑसिलेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद केस 1। तो इसमें मैं कंडीशन ये डाल रहा हूँ कि हमारा जो डैम्पिंग फोर्स है वो स्मॉल है। सो वी हैव गॉट स्मॉल डैम्पिंग एंड वी विल से कि हमारा जो ड्राइविंग फोर्स है इट इज़ फार फ्रॉम नेचुरल फ्रीक्वेंसी।
So driving frequency, that is the angular frequency of driving force, is far from natural frequency. तो अगर इन दोनों केसेस को एक साथ अगर हम यहाँ पे मिला करके देखते हैं तो हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका एम्पलीट्यूड के ऊपर में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं एम्पलीट्यूड के लिए जो इक्वेशन हमने लिखा था फोर्स्ड ऑसिलेशन के केस में वो था एफ नॉट ओवर एम स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर और पूरे डिनोमिनेटर में पावर हाफ। अभी चूंकि मुझे पता है कि ओमेगा और ओमेगा डी बहुत ज़्यादा डिफरेंस में है, बहुत बड़े गैप में है, तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी और इसके कंपैरिजन में जो ये सेकंड टर्म है वो बहुत छोटा हो जाएगा। तो इस टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बेसिक आइडिया यहाँ पे ये है, ऑल आई वांट टू से कि हमारा जो ओमेगा डी इंटू बी वाला टर्म है, आई जस्ट वांट टू से दैट ओमेगा डी इंटू बी का जो टर्म है हमारा सेकेंड टर्म, सो लेट्स राइट इट। Omega d into b, this term will be much smaller than m into omega square minus omega d square। तो ये जो सेकेंड टर्म आया है हमारा ओमेगा स्क्वायर बी, ओमेगा डी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, इसको हम लोग नेग्लेक्ट करने वाले हैं। और अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारा जो एम्पलीट्यूड का इक्वेशन आएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। We will say that amplitude A is equal to F naught by m into omega square minus omega d square। तो ये जो टर्म है वो हमारे पास आने वाला है एम्पलीट्यूड के लिए। तो ये हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो एक ग्राफ के मदद से इसको हम लोग देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। So let's plot a graph first. So this is amplitude, and here we are drawing omega d over omega। और so here we are seeing the effect of change in b। So I'll just write the values of b for the different graphs। Here the value of b is smallest, it is 50। let us say here the b is little bit higher, 70, and here b is the highest, 140। So by this diagram we can see the dependence of the displacement amplitude of an oscillator on the angular frequency of the driving force for a different amount of damping force। So here I am just saying that the graph represents the dependence of amplitude over damping force and
over angular frequency of driving force. So here also we can see that there is a maxima in the graph, as we can notice. This is the maxima of the graph. For each graph, the amplitude is maximum when omega d over omega becomes 1. Here the value is 1, as we can see. So for this 1 value, if omega d by omega becomes 1, the amplitude is maximum. So this point is also to be noted. So I'll just write that amplitude becomes maximum if omega d over omega equals 1. And we have drawn three graphs here. As we can see ki the damping, as the damping becomes higher, the curve becomes flatter. So this point is also very important. Smaller the damping, the taller and the narrower is the resonance peak. So the basic idea is the situation where amplitude becomes maximum. In this situation we call it resonance. So this situation is called resonance. And we also notice one more thing, that if we have small damping, for example here we have got b equal to 50, which is the smallest value of damping. For this the curve is very narrower and very sharp. Let's mention this point also. So we'll say smaller the damping, smaller the damping, the taller and the narrower, and narrower is the resonance peak. Now in this situation, let us discuss our case. So let's say case 2. Here we will say that driving frequency is close to natural frequency. So let's say driving frequency is close to natural frequency. So in this situation, as we know that A is given as f naught over m square into omega square minus omega d square whole square plus omega d square b square and square root of the whole denominator. एंड अगर हम लोग ये कहते हैं कि हमारा ओमेगा और ओमेगा डी नियरली इक्वल है, तो हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो इस बार नेग्लिजिबल हो जाएगा एज कंपेयर टू द सेकेंड टर्म, यानी कि इस बार हम लोग इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. इन दैट सिचुएशन द एम्पलीट्यूड विल बिकम एफ नॉट ओवर ओमेगा डी इंटू बी. सो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड है किसी भी गिवन ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी का, वो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड करती ही है, साथ ही साथ डैम्पिंग फोर्स पे भी डिपेंड करती है. सो यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स हमें ड्रॉ करने हैं. विल से द मैक्सिमम amplitude depends upon omega d and b, which is
the frequency of driving force and the damping force. So these two things are very important for deciding the maximum amplitude. And the second thing is, in ideal situation, if damping force is zero, all I mean to say that B equals zero, the maximum amplitude will become infinity if ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है कि हमारा जो ए है, जैसा कि हम जानते हैं, ये एफ नॉट बाई एम स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर बी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ द होल डिनोमिनेटर हो जाता है। अगर हमारा बी जीरो हो गया, यानी कि अगर हमारा डैम्पिंग फोर्स जीरो हो गया, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा एंड वी कैन से कि इफ़ बी इक्वल्स जीरो, तो हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो हो जाएगा एफ नॉट ओवर एम इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर। और अगर इस सिचुएशन में हमारा ओमेगा ओमेगा डी के इक्वल हो जाता है तो हमारा एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी हो जाएगा। बट जैसा कि हम लोग अभी अभी ग्राफ से देखे हैं कि भले ही हमारा बी छोटा हो सकता है, जैसे जैसे बी छोटा हो रहा है हम लोग ग्राफ देख रहे हैं कि बहुत शार्प हो रहा है। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बी ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, जैसा कि इस ग्राफ की टेंडेंसी से भी हमें पता चलता है। बट इन एक्चुअल सिचुएशन, द प्रैक्टिकल सिचुएशन, damping force can never be zero. So we'll say, but practically damping force can never be zero. Can never be zero. So amplitude can't become infinity. So this is the practical point of view